Another question, when what is the difference between the cathode rays and the beta rays? When two are traveling in space, can you make out which one is cathode ray and which one is beta ray? तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि कैथोड रे और बीटा रे क्या है। दोनों इलेक्ट्रॉन है, पहला पॉइंट, दोनों इलेक्ट्रॉन है। अब कैथोड रे कैसे क्रिएट होता है? जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो कैथोड रे एमिट होगा। और यहाँ पर बीटा रेज जो है, इट इज गॉट क्रिएटेड विथ न्यूक्लियर फ्यूजन। ये कब निकलता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में, फ्यूजन जो कि एटम बम का भी प्रिंसिपल है, न्यूक्लियर फ्यूजन में ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तब ये निकलता है। और थर्ड पार्ट जो है, इलेक्ट्रॉन जनरेटेड थ्रू मेटल्स as they conduct electricity, मेटल से ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। दैट इज फॉर द कैथोड रे, मेटल इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से ही निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या होता है बीटा डीके में, जब एक न्यूट्रॉन किसी भी कंडीशन में ब्रेक हो रहा है, न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है, ये न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो क्या निकलता है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन और साथ में प्रोटॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, दैट इज द बीटा रेज, स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, द बीटा रेज। तो ये कहाँ पर होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में, सन, सूरज में होता है। न्यूट्रॉन जब ब्रेक हुआ, न्यूट्रॉन ब्रेक हो जाता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में। प्रोटॉन इधर निकला और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकला, दैट इज द स्ट्रीम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द बीटा रेज। अब ना तो कैथोड रे ना बीटा रे, नॉट नाइदर डिटेक्टेड। कहीं से भी चल के आ रहा है, मान लो अगर कहीं पर बीटा रे और कैथोड रे आ रहा है, दोनों तो इलेक्ट्रॉन है, दोनों आ रहा है, वी कैनॉट डिटेक्ट बिकॉज दिस इज नॉट इन द विजिबल रीजन में या विजिबल रेंज में नहीं है। विजिबल रेंज नॉट इन द विजिबल रेंज, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे भी नहीं दिखता है, तो चाहे वो कैथोड रे हो या बीटा रेज हो, हमको नहीं दिखाई देगा। Another question, if nucleons of a nucleus are separated from each other, total mass is increased, where does this mass comes from? That's interesting. ये मास कहाँ से आया? That is a mass defect. लेकिन मास डिफेक्ट इसी को बोलते हैं, एक इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का मास और एक न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस के अंदर भी वही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दोनों में अंतर होता है। दैट्स द डिफरेंस इन दिस टू आर नोन एज अ मास डिफेक्ट। तो दिस appears to be because of the mass defect, but how it can be, but the point is that how it gets mass. मास कैसे आता है, अभी तक इसके बारे में बताया नहीं गया है या खोजा नहीं गया है, नॉट येट डिस्कवर्ड। अभी तक इसके बारे में पता नहीं है कि एनर्जी से तो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी से,
लेकिन ये एनर्जी फिर मास में कैसे कन्वर्ट हो गया, इसके बारे में डिटेल येट टू बी डिस्कवर्ड. Another question: in beta decay, an electron or a positron is emitted by a nucleus. Does the remaining atom get oppositely charged? Yes. जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो न्यूक्लियस हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एंड इट बिकम्स आयन्स. Yes, it becomes oppositely charged, that is the ionic form. Right? Another question: when a boron nucleus, that is 5b10, is bombarded by a neutron, an alpha particle is emitted, which nucleus will be formed as a result? बोरॉन बम्बार्ड हुआ, न्यूट्रॉन से अल्फा पार्टिकल निकला, विच न्यूक्लियस विल बी फॉर्म्ड? You remember boron is going to be bombarded by the neutron, then what happened? Lithium is going to form. लिथियम बनता है. बोरॉन को अगर न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया तो ये लिथियम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लिथियम बनता है. Z is your 3 and A is your 6. That's a lithium. Does a nucleus lose mass when it suffers gamma rays? Question is that क्या न्यूक्लियस मास लूज करता है जब वो गामा रेज से उस पर इंसिडेंट होता है, गामा रेज? आंसर इज नो, बिकॉज गामा रेज नाइदर प्रोटॉन नॉर न्यूट्रॉन. सो कोई गामा रे में कोई चार्ज नहीं है. सो यहाँ पर कोई मास का लॉस का सवाल ही नहीं है. अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें मास होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, यहाँ पर गामा रेज इंसिडेंट हो रहा है न्यूक्लियस में, तो कोई भी मास लॉस नहीं होगा. No loss of the mass. Gamma ray is just electromagnetic waves, which is the stream of the photons, whose rest mass is 0. Right? Another question: in a typical fission reaction, the nucleus is split into two middleweight nuclei of unequal masses. Which of the two, heavier or lighter, has a greater kinetic energy? Which one has a greater linear momentum? यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो लाइटर है, लाइटर पार्ट है, लाइटर पार्ट, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है. काइनेटिक एनर्जी इज मोर. यहाँ पर दो केस है, टू केसेस आर देयर. विच टू केसेस? वी आर टॉकिंग अबाउट द टू केसेस आर देयर. विच टू केसेस? Here case number one, if the nucleus is at rest, अगर न्यूक्लियर रेस्ट में है, न्यूक्लियस रेस्ट में है, तो जो पार्ट लाइटर और हेवियर जो बना डॉटर न्यूक्लियाई, दोनों का मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम सेम रहेगा. Right, both part will have the same linear momentum, same रहेगा. सेकेंड केस, अगर मान लेते हैं न्यूक्लियर रेस्ट में नहीं है, न्यूक्लियस इज नॉट एट रेस्ट, रेस्ट में नहीं है, तो हेवियर पार्ट जो है, हेवियर पार्ट विल हैव मोर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं. कैसे हुआ ये? कि हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द योर काइनेटिक एनर्जी.
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी लाइटर का ज़्यादा था तो इसीलिए लीनियर मोमेंटम कम था। अब हेवियर का काइनेटिक एनर्जी कम है तो लीनियर मोमेंटम मैक्सिमम होगा, राइट। ये एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच। एक फॉर्मूला है कि लीनियर मोमेंटम जैसे हाफ कहाँ से आता है, एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इज योर काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, एम इंटू वी। अब इसको हम अगर स्क्वायर करके ऐसा करें इसको तो कहाँ से आएगा, जैसे ये है लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी, तो इसको अगर हम लोग एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर कर दिया, एम वी इक्वल टू दिस। अब इधर भी हाफ कर दिए, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई हाफ। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर, यहाँ पर हाफ एम स्क्वायर इतना है, इसको हम अलग कर देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको इधर देखिए तो यहाँ पर ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम था इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंटू एम इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2। तो पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस एम के, राइट। सो पी इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस एम के, राइट। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं इसको तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अपोजिट आएगा। यहाँ पर तो डायरेक्ट आ रहा है लेकिन हम लोग क्या प्रोसीड करेंगे। इन दिस क्वेश्चन डज न्यूक्लियस लूज मास व्हेन इट सफर, आंसर इज नो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ओनली क्वांटम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेंजेस, केवल क्वांटम नंबर न्यूक्लियस का चेंज होता है। अगर कोई न्यूक्लियस पर गामा रे उस पर इंसिडेंट हुआ तो कोई मास लॉस नहीं होगा, लेकिन क्वांटम नंबर जो है न्यूक्लियस का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो क्लियर है, लाइटर का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुआ, न्यूक्लियर रेस्ट में होगा तो सेम, न्यूक्लियर लीनियर मोमेंटम सेम। अगर न्यूक्लियस रेस्ट में नहीं है तो heavier part will have more kinetic more linear momentum because linear momentum is inversely proportional to the kinetic energy, ठीक है। is if three helium nuclei combine to form a carbon nucleus, energy is liberated. Why can't helium nuclei combine on their own and minimize their the energy? As helium nuclei, the initial separation is large, in case of the nuclear is large in order of angstrom का के order का, therefore nuclear reaction cannot start of their own। न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि उस सेपरेशन बहुत ज़्यादा है ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। ये कब स्टार्ट होता है, जब 10⁻⁻15 मीटर फर्मी के ऑर्डर का रहता है, तब न्यूक्लियर रिएक्शन का प्रोबेबिलिटी रहता है। और यहाँ पर इनिशियल सेपरेशन of the order of angstrom, so it is not going to start of its own, okay, thank you।